गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है डेथ वैली मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, वो बताइए। अपनतीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या फिर रिफ्ट घाटी का। कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है डेथ वैली, वो एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है। इसे शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। पंजशीर की घाटी कहाँ अवस्थित है? पंजशीर की घाटी तुर्की में नहीं है, ईरान में नहीं है, मिस्र में नहीं है, यह है अफ़गानिस्तान में। तो पंजशीर घाटी जो है अफ़गानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है और दूसरा स्टेटमेंट है टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। कौन सा करेक्ट है? ये दोनों ही करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो अंटार्कटिका स्थित जो टेलर घाटी है उसकी खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी वैली ऑफ द डेड नाम दिया था। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? एक है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, एक है ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है यह है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। ग्रेट बेसिन कहाँ पर है बताइए? बृहद बेसिन या ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? तो ये है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो ग्रेट बेसिन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच स्थित है। तो ग्रेट बेसिन यूएसए हो गया और ग्रेट आर्टिजन बेसिन हो गया ऑस्ट्रेलिया। अंधी घाटी पाई जाती है कहाँ पर? टुंड्रा प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में या कास्ट प्रदेश में? अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए कास्ट प्रदेश में जब नदी का विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाता है, ठीक है, तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है और इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन क्षेत्र पर हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखी हुई है सीधे सीधे इस तरह की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं? पार्ट होल, सिंक होल, ब्लो होल या प्लाया? कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं कौन सी स्थलाकृतियाँ? सिंक होल, ठीक है। सिंक होल स्थलाकृतियाँ जो हैं वो कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। देखिए सिंक होल जो है वो ज़मीन में निर्मित एक डिप्रेशन मतलब गड्ढा होता है। इस गड्ढे का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की सतह की परतें गुफाओं के रूप में परिवर्तित होने के बाद ढहने लगती हैं। यह स्थिति जो है अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी के बन सकती है क्योंकि पृथ्वी की सतह के नीचे की ज़मीन तब तक यथावत रहती है जब तक कि इसका आकार बड़ा नहीं हो जाता और इनके निर्माण में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही गतिविधियां जो हैं वो शामिल होती हैं। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है एशिया में है। एशिया में कहाँ पर है तकला मकान? ये है चीन में, ठीक है। तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। तो तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झेजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा उत्तर पश्चिम में पामीर और
तियानशान पर्वत से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है वो सुमेलित नहीं है। एक तरफ है रेगिस्तान यानी मरुस्थल, दूसरे तरफ है उससे संबंधित देश। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, दस्त ए लूट ईरान, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन है ब्राज़ील। तो सोनोरन रेगिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है, दस्त ए लुट ईरान सही है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है, लेकिन गिब्सन जो है वो ब्राज़ील में नहीं है। तो ब्राज़ील में ना होकर कहाँ पर है ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत में। बाकी मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित है। सोनोरन मरुस्थल का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो सोनोरन हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका में, गिब्सन हो गया ऑस्ट्रेलिया में, दस्त ए लूट ईरान में स्थित है, काराकुम रेगिस्तान हो गया कजाकिस्तान में और तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा अमू दरिया के पश्चिम तक फैला है ये काराकुम रेगिस्तान। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा डेजर्ट के बारे में सही नहीं है। अटाकामा के बारे में सही नहीं है। देखिए, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल तो है ये, नदी पर्वत झील कुछ और भी हो सकता था। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और दक्षिणी चिली में अवस्थित है और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। देखिए, साउथ अमेरिका में महाद्वीप में जो है अटाकामा डेजर्ट स्थित है, अटाकामा मरुस्थल। तो पहला करेक्ट है, शुष्क मरुस्थल है संसार का सबसे, ये भी सही है। ये उत्तरी चिली में है, दक्षिणी चिली में नहीं है। ठीक है, गलत है स्टेटमेंट ये वाला, और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, तो डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है उत्तरी चिली और पेरू में है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है ये। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर, और इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारी सुंदर सी पृथ्वी, बीच में एक रेखा खींचेंगे हम 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ जो मरुस्थल होगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा वो दक्षिणी गोलार्ध के हो गए। तो अफ्रीका है यहाँ पर नीचे तक, यहाँ कालाहारी डेजर्ट है, तो कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। बाकी गोबी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, चीन में। चिहुआहुआन उत्तरी गोलार्ध में, सहारा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, तो ये भी इक्वेटर के ऊपर ही चला गया, तो ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी जो है विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिणवर्ती अफ्रीका के, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं और भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। देखिए, भारत का जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी पवनों से थोड़ी, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। तो जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, चूंकि पहला करेक्ट है तो डी नहीं होगा। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। करेक्ट। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से, ठीक है, अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ना कि उत्तर पूर्वी पवनों से। नंबर 13 पर आ जाइए। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
नंबर 14 पर आ जाइए। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साउथ अमेरिका का? प्रेरीज तो यूरेशिया में है, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा पंपास। पंपास, सॉरी, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में और स्टेपीज है यूरेशिया में। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास कहलाता है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है और इस कारण यह क्षेत्र जो है गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ की प्रमुख फसल है। ठीक है, और साथ ही पशुपालन हेतु पंपास क्षेत्र में अच्छी घास उपलब्ध है। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित देश में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? इसकी ट्रिक है तारीख, TARIK। तो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया नहीं है। तो कैस्पियन सागर जो है पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। कुल 5 देश की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं: अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है, तो यह है कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और है ईरान। तारीख। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है? पिंच ब्लेड से नहीं होता, चूने के पत्थर से नहीं होता, मोनोजाइट रेत से थोरियम होता है, हेमेटाइट से होता है। ठीक है, डी। तो आपको लोहा प्राप्त होगा हेमेटाइट से, आपको मोनोजाइट रेत से थोरियम की प्राप्ति होगी और पिंच ब्लेड से मिलेगा यूरेनियम। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है इनमें? इनमें मूल तत्व है, बताइए कौन सा है? डायमंड, हीरा है, हीरा। तो हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का जो है शुद्धतम रूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत की बात करेंगे तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से, संगमरमर की बात करेंगे तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन से, शक्कर की बात करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है शक्कर। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? सोडियम या पोटेशियम? आयरन तो है नहीं, कैल्शियम भी नहीं है, सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील। तो दिए गए विकल्पों में जो है पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है और इसका जो प्रतीक है वो है K। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का तत्व है। पोटेशियम अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण यौगिक अवस्था में ही पाया जाता है। देखिए, इसके यौगिक पृथ्वी में समुचित मात्रा में फैले हैं और यह वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघल कर जलता है। जल में डालने पर विस्फोट के साथ क्रिया करके बैंगनी ज्वाला के साथ जलता है पोटेशियम। नंबर 19 पर आ जाइए। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? बताइए, आपने एक पेन लिया, ठीक है, पेन में जो है पानी रखा, नीचे से आग जला दी तो पानी गर्म होगा, बुलबुले उठेंगे, फिर ये क्या होगा? द्रव अवस्था से जलकर वाष्प बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाष्प को हम दोबारा कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादल बनाकर दोबारा पानी बरसा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से भौतिक परिवर्तन हो गया, बी। तो भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु जो है अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह अपनी पुनः वास्तविक स्थिति का रूप धारण कर लेती है, जिस स्थिति में वो थी पुनः वापस आ जाती है। ऐसे परिवर्तन को जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, फिजिकल चेंज। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का इसमें उदाहरण है? देखिए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया तो बन गया, वापस दूध थोड़ी बनेगा, फट गया वो तो। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। कुछ कहीं कहीं द्वंद्व रहता है कि मोमबत्ती का जलना जो है वो फिजिकल कहते हैं। ठीक है, मोमबत्ती देखिए अगर जलती है तो पूरा जल ही जाता है ना लगभग। ठीक है, 98 या 95% तो जली जाती है, वो रासायनिक परिवर्तन है, वापस तो मिलते नहीं पूरी मोम। तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बाकी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इन सब का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। आपने खाना खाया,
ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स अंदर निकले, उसमें मिले, फिर डंब बन गया, न्यूट्रिशन अलग चला गया। तो ये भी भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो 20 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।